गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7। आज 11 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग हमारे अतीत का पार्ट नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करने के उद्देश्य से आई और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ लिया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण हार गया था। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ये जो डेट्स हैं, ये डेट्स आपको बहुत ज़रूर याद करनी है अच्छे से। अब हम आगे ये पढ़ रहे हैं बक्सर की लड़ाई, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात करके। देखिए इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द आया है, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए ये भारत की कोई रियासत है, ठीक है। रियासत मत समझिए आप, राज्य समझिए आप, रियासत है। इस रियासत में ये हमारा राजा है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने अपना एक प्रतिनिधि हमारे यहाँ रख दिया, ठीक है। ये राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यावसायिक या राजनीतिक प्रतिनिधि था, उसे रेजिडेंट कहते थे। वो उनकी रियासत में रहता था और ये क्या काम करता था? ये कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाता था। ये यहाँ पर यही देखता था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी ये रियासत का प्रमुख डिसीजन ले, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में होना चाहिए। इसी रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अब ये रेजिडेंट क्या करता था? ये रेजिडेंट कंपनी के लिए तो काम करता ही था और ये भी देखता था कि जो अगर राजा अपनी तरफ से कोई डिसीज़न अपनी रियासत में ले रहा है तो ये उसमें दखल भी देता था। और क्या निर्णय लेता था? जैसे कौन अगला राजा कौन बनेगा, किसको कौन सा पद मिलना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो राजा को तय करनी होती थी, वो कंपनी का रेजिडेंट तय करने लग गया था। तो आपको रेजिडेंट का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारतीय रियासत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि था, उसे रेजिडेंट कहते थे। आपसे पूछा जाएगा रेजिडेंट क्या कार्य करता था? तो रेजिडेंट न केवल कंपनी के हितों की रक्षा करता था, उन्हें आगे बढ़ाता था, बल्कि भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल भी देता था। और जो निर्णय राजा को लेने चाहिए, अगला राजा कौन होगा, किसको कौन सा पद पे बिठाया जाएगा, ये सभी भी कौन तय करता था? रेजिडेंट तय करता था। तो आपको रेजिडेंट के बारे में पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। कई बार कंपनी पर सहायक संधि भी थोप दी जाती थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। देखिए क्या अब एक नया शब्द सीखना है हमने, सहायक संधि। ये कौन करता था? ये अंग्रेज़ करते थे। किसके ऊपर करते थे? भारतीय रियासतों पर करते थे और ज़बरदस्ती उन्हें बोलते थे कि ये जो सहायक संधि है, इस पर आप हस्ताक्षर कीजिए। सहायक संधि उन पर थोप दी जाती थी। जो राजा सहायक संधि मान लेता था, उसे क्या करना होता था? वो राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था, मतलब अपनी सेना वो नहीं रख सकता था, अपनी सेनाएं नहीं रख सकता था और उसे कंपनी सुरक्षा देगी। वो कहते थे कि आप अपनी सेनाएं मत रखिए, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। कौन? कंपनी। और ये जो सेना अपनी सेना रखता था, सहायक सेना रखती थी कंपनी, इसका खर्चा कौन भुगतता था? भारतीय शासक। और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता था और जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी।
उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इस आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी छीन लिए गए। देखिए, अवध का नवाब था, अवध के नवाब यहाँ पर उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। जब उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी और बोला कि इस सेना के खर्चे के लिए हमें पैसा दीजिए। अवध का नवाब वो अदा करने से चूक गया, वो अदा नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या किया, वो अवध पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें आपको आ गई अभी तक, एक रेजिडेंट और दूसरा सहायक संधि। दोनों के ऊपर आपने एक अलग नोट लिखना है, रेजिडेंट किसे कहते हैं, और ये सारा ऊपर के पैरा में से जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और सहायक संधि से आप क्या समझते हैं उसमें भी आपने ये सब लिखना है, और अवध का आपने उदाहरण देना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। अब उसके लिए दो उदाहरण हैं। जब कंपनी को लगा कि भाई अब ऐसे इनडायरेक्ट लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ऐसे हमारे जिस मकसद से हम आए हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधी लड़ाई का रास्ता अपनाया। अब उसके क्या उदाहरण हैं? सबसे पहला है मैसूर का टीपू सुल्तान। अब हमें मैसूर के बारे में पढ़ना है, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है। हैदर अली 1761 से 1782 तक और उनका पुत्र थे टीपू सुल्तान। 1782 से 1799 तक इन्होंने राज किया। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाली लाभकारी व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदी। देखिए, मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट से व्यापार होता था, कहाँ पर है मालाबार तट? अगर आप भारत का ये नीचे वाला हिस्सा देखेंगे ना, तो इधर है आपका मालाबार तट। ठीक है, और ये वाला किसके नियंत्रण में था? मैसूर रियासत में था। और यहाँ से कंपनी क्या करती थी? चंदन, काली मिर्च और इलायची खरीदी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान जब राजा बना, टीपू सुल्तान ने कहा कि मेरी रियासत में पड़ने वाला जो बंदरगाह है वहाँ से कंपनी व्यापार नहीं करेगी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया, और सुल्तान ने अपनी रियासत में रहने वाले कारीगरों को बोला कि आप जो है आप कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। सुल्तान ने किससे दोस्ती की? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ उसने घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अपनी सेना को जो नई टेक्निक सिखानी थी वो किसकी मदद से सिखाई? फ्रांस की मदद से। अब जब सुल्तान ने अंग्रेज़ों को मना कर दिया कि वो यहाँ से व्यापार नहीं करेंगे, तो अंग्रेज़ जो है वो आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। फिर क्या हुआ? मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई हुई। 67 से 69 पहली लड़ाई, 80 से 84 दूसरी लड़ाई, 90 से 92 तीसरी लड़ाई और 1799 में चौथी लड़ाई। श्रीरंगपट्टनम की जंग जो 1799 में आखिरी लड़ाई हुई में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज फिर पुराने वाडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। और फिर मैसूर को भी क्या माननी पड़ी? सहायक संधि माननी पड़ी। ये कौन सी किसका उदाहरण है? ये सीधी लड़ाई जो अंग्रेज़ों ने करी सुल्तानों के साथ। अगला है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के लिए सोचने लगी थी। कंपनी को लगा कि मराठे भी उभरने लगे हैं, ये भी हमारे लिए खतरा है, तो उनको भी ख़त्म करने की सोचने लगी। अब ये इम्पॉर्टेंट डेट है जो नोट करनी है, 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई भागों में बांट दिया गया। किंतु कैसे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले अलग अलग राजवंशों के हाथों में बागडोर दे दी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी जिसको बोलते हैं के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, पुणे में रहता था
महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध, ये भी डेट याद रखनी है, 1782। जो पहला युद्ध हुआ था मराठों का, वो 1782 में सालबाई की संधि के बाद ख़त्म हुआ। इसमें कोई भी नहीं जीता। दूसरा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में चले गए। फिर 1817 से 19 के बीच तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों को पूरी तरह कुचल दिया, मतलब मराठों को हरा दिया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जितनी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आप अलग से लिखेंगे, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद आप लिखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वही आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद सहायक संधि पर एक नोट लिखना है। रेजिडेंट किसे कहते हैं उस पर आप एक नोट लिखेंगे। अब नीचे क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। इसमें सबसे पहला पैरा और अवध का एग्जाम्पल आपने देना है। अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से अंग्रेज़ों को व्यापार करने से मना कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुए और आखिरकार में टीपू सुल्तान को जो है वो मार दिया गया। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और ये संघ किस प्रकार से शासित थे, कैसे थे, वो जो अभी पढ़ा आपने, पेशवा हुआ करते थे, मंत्रियों का राज्यमंडल था, उसमें एक हेड पेशवा होता था, वो सब लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया, ये पूरा पैरा है, पॉइंट्स में आपने इसको लिखना है। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट।